हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिर से बता दूं कि द जोरावर क्लासेस ऐप पर आप कंटेंट कोर्स को देख सकते हैं, आप एनरोल हो सकते हैं। आप कंटेंट ना भी लेना चाहे तो एक बार देख सकते हैं थोड़ा सा डाउनलोड करके कि उसमें क्या चीज़ें हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लीजिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो वो आपकी मर्जी है। एनीवेज, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको वहां से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टीम टीचिंग वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो जो टीम टीचिंग है वो पहली बार कहां पर यूज की गई थी? ये एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं काफी एग्जाम्स में। देखिए, जो 10 क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि कंटेंट कोर्स जो है आपका केवीएस पीआरटी स्पेशल है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपको कराती हूँ क्योंकि आपके वेरियस एग्जाम्स जो हैं वो चलते रहते हैं। जैसे रीट का लगा लीजिए, सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको सिर्फ केवीएस में हेल्प नहीं करेगी, आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, तो इसीलिए बेटर है। तो चलिए, जो टीम टीचिंग है वो पहली बार यूज किया गया था अमेरिका में, अराउंड 1954-55 के अराउंड इसको यूज किया गया था। और देखिए, टीम टीचिंग को आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेनी टीचर होते हैं तभी यूज करते हैं। अगर आप सपोज आप टीजीटी बन जाते हैं तो टीजीटी में सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर आप पीआरटी ही हैं, 3rd to 5th में भी आपको सब्जेक्ट बेस्ड क्लासेस मिलती हैं। जैसे आप किसी को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, 4th को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, 5th को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे कि आप ईवीएस के टीचर एक साथ मिलकर जो है अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम करें, टीम टीचिंग करें, वहां पर एक दूसरे को डेमो क्लास देकर दिखाएं, फिर एक दूसरे की नॉलेज का आप शेयरिंग करें एक तरह से। ये भी एक टीम टीचिंग का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन अमेरिका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। तो पियाजे के अनुसार कौन सी एक्टिविटी इन चारों में से प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है? तो देखिए, जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये आपकी सेकंड स्टेज है। अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिन्होंने बच्चे को बहुत ही एक्टिव लर्नर माना है। ये पैसिव लर्नर में बिलीव नहीं करते हैं, लाइक बिहेवियरिज्म। तो पियाजे जो है वो कहते थे कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और इन्होंने अपनी 4 स्टेजेस की बात की है, और चारों स्टेजेस के अपने कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं जिनको मतलब ओवरकम करके ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो देखिए, फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, कि यहाँ पर जो है मेमोरी और इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्मृति और कल्पना का यहाँ पर विकास होता है। आपको प्री ऑपरेशन पर फोकस करना है, जिसमें आपका बेसिकली 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा इसके अंदर आता है, तो उसी पर फोकस करके आपको इसमें बताना है। एबल टू यूज लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन बिगिन टू एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले एंड मैनिपुलेट सिंबल्स, मोर अवेयरनेस ऑफ लॉजिक्स इन इवेंट्स। तो देखिए, प्री ऑपरेशनल बच्चा जो होता है थोड़ा ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि स्व केंद्रित होता है, जिसको अपना ही पर्सपेक्टिव समझ में आता है, दूसरों का नहीं समझ में आता है। सेंट्रलाइजेशन होता है, सॉरी सेंट्रेशन होता है यहाँ पर। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि वो एक ही पॉइंट पर केंद्रित होता है, वो केवल एक ही एस्पेक्ट को देख सकता है, इधर उधर उसका दिमाग नहीं चलता है बेसिकली अगर कहें तो बच्चा जो है यहाँ पर ईगो सेंट्रिक होने के कारण पर्सपेक्टिव टेकिंग नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर लॉजिक्स का वो प्रयोग अच्छे तरह से नहीं कर सकता है। ये जो बी और डी ऑप्शन है ये आपके कट जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है, आपको क्रिटिकली सोचना बहुत जरूरी है, और 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा बेसिकली ये नहीं कर पाता है। पहला है मेमोरी का और इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है। तो इमेजिनेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। यहाँ पर आप इमेजिन भी करेंगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव टेकिंग भी आना चाहिए ना, वो थोड़ी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। लेकिन बच्चों की इमेजिनेशन यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है अपने ही वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। और मेमोरी का डेवलपमेंट इतना शार्प यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि बच्चे अभी भी छोटे होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी होती है इसकी वो है चिल्ड्रन बिगिन टू एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले एंड मैनिपुलेट सिंबल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैं एग्जांपल आपको कई बार दे चुकी हूँ। जैसे एक हैट है, एक ही हैट का यूज जो है वो टोपी के रूप में भी कर सकते हैं, फिर इसको एक बर्तन बनाकर खेल भी सकते हैं, फिर इसका कुछ भी चीज इसको कपड़ा बनाकर धो भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों का करना यूज कर देते हैं। सिंबॉलिक प्ले तो करते ही हैं, साथ ही साथ मैनिपुलेट भी करते हैं। जो मैंने आपको कहा ना कि एक ही सिंबल को तरह तरह से यूज करना सीख लेते हैं यहाँ पर, और उनकी एक चीज जो है सिंबॉलिक रहती है। तो सिंबल्स का यानी कि प्रतीकों को यूज करना और उनके साथ खेलना, ये बेसिकली इस प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द टर्म कलेक्टिव मोनोलॉग वाज कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए या फिर एजुकेशनिस्ट ने कलेक्टिव मोनोलॉग टर्म का यूज किया है, सामूहिक एकलाप कह सकते हैं आप। तो ये किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है, ब्रूनर ने, बैंडुरा ने, या फिर जीन पियाजे ने। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुकी हूँ, आई होप कि आपको याद रहा हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टर्म भी इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे ने इसका यूज किया है कलेक्टिव मोनोलॉग का। देखिए, जीन पियाजे ये मानते थे कि जो बच्चे की ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, जो उसकी प्राइवेट स्पीच होती है, जिसको वाइगोत्स्की ने बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन पियाजे इसको महत्व नहीं देते हैं। पियाजे कहते हैं कि ये जस्ट एक बच्चे का अपना पर्सपेक्टिव, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर को शो करता है कि बच्चा केवल अपने पर केंद्रित होता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, और इसी को इन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग का नाम दिया। यानी कि जो प्राइवेट स्पीच है इसका कोई रोल नहीं होता है बच्चे को रेगुलेट करने में। बेसिकली बच्चे की बचकाना हरकतें दिखाता है कि हाँ भाई वो बच्चा है, वो किसी और की सोच को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये कह सकते हैं। इसी को कुल मिलाकर उन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग कह लीजिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, ये बेसिकली इसको प्रस्तावित किया था स्किनर ने, जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे। आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी। देखिए, आपने कंडीशनिंग पढ़ी है, आपने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है। तो स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, लेकिन इनकी एजुकेशनल अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो प्रोग्राम्ड लर्निंग को इसका काफी महत्व है आज के टाइम पे प्रोग्राम्ड लर्निंग का। देखिए, ये कहते हैं कि बच्चे को अपने पेस पे सीखना चाहिए, उसके पेस के अकॉर्डिंग। ये प्रोग्राम्ड लर्निंग का जिक्र करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कंटेंट मैटर होता है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट स्मॉल स्टेप्स में, कि आप बच्चे ने पहले ये सीख लिया, फिर ये सीख लिया, फिर ये सीख लिया, फिर ये सीख लिया। और जब भी बच्चा एक स्टेप पे पहुंचता है और वो उसका जो भी रिस्पॉन्स, मतलब उस पर आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है एज ए टीचर। अगर बच्चे ने सही किया है तो आपको यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देना है बच्चे को। अगर बच्चे ने गलत किया है तो उसको सही आंसर बताना है, उसको फिर से करवा के देखना है। कहने का मतलब ये है कि पूरे कंटेंट को आप थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शंस इस तरह से उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर बच्चे को अपनी पेस पे, अपने अकॉर्डिंग उसको करने दीजिए कंप्लीट उस टास्क को। तो ये स्किनर की थ्योरी की एक एजुकेशनल इंप्लीकेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या आता है, निर्देश में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। टीचिंग है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लर्न करने को करती है कि सीखना है एक तरह से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये थोड़ा सा गूगल को आप ट्रांसलेट को थोड़ा सा अवॉइड करना। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पहले भी कि जब मैं आपको ये बता रही थी कि टीचिंग क्या होती है, तो देखिए टीचिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, जैसे कि आप कहते हैं ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, तो दीवार, सपोज स्कूल की दीवार है तो वहां पर पोस्टर लगा होता है कि आपको दीवार पर थूकना मना है, आपको यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है। ये सभी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो रिटर्न फॉर्म में भी आपको दिख सकती हैं, या फिर कोई आपको बोल रहा है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि जब आप एग्जाम में जाते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है कि आपको किस तरह से आपकी जो वो MCQ वाला जो वो होता है फॉर्मेट होता है वो फिल करना होता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन ये टीचिंग नहीं होती है। तो ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है इंस्ट्रक्शंस। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो अगेन ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का है। तो ये बेसिकली आपको ये बताना है कि क्या है ये। तो मैंने आपको जब कहा था कि स्किनर ने जो है, स्किनर की एजुकेशनल इंप्लीकेशन है, यानी कि स्किनर की थ्योरी जो है वो आपको क्या देती है एजुकेशन में, इसके बारे में है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो स्किनर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये क्या है, ये एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, जिसके थ्रू आप जो है बच्चों को उनके पेस पर लर्निंग करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इज। प्रिंसिपल क्या है प्रोग्राम्ड लर्निंग की, अगर बात करें तो कौन से प्रिंसिपल्स इसमें शामिल होते हैं। तो आपको ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है। अगर एक सही है तो एक पर टिक लगाना है, अगर सारी सही है तो ऑल ऑफ द अबव पर टिक लगाना है। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन स्मॉल फ्रेम्स। तो मैंने आपको कहा था कि पूरे सब्जेक्ट मैटर को हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, तो दिस इज राइट। कंटिन्यूइंग द लर्निंग प्रोसेस, इससे लर्निंग प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा ही, क्योंकि हर स्टेप पे जो है आप सीख रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है, आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन भी होता है, क्योंकि इसमें स्किनर ने यह भी कहा है कि आप हर स्टेप पर जो है उसको राइट रॉन्ग का एहसास भी दिलाइए। अगर बच्चे ने सही किया है तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं, आप उसको रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। अगर गलत भी किया है तो भी आप उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं
हैं कि कहाँ पर गलती है और बच्चा उसको रिपीट कर सकता है। तो रिपीटिशन भी होता है यहाँ पर कंटेंट का। बेसिकली ये होता है कि आप एक तरह से ड्रिल या प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में। और सबसे मेन बात ये है क्योंकि स्मॉल स्टेप्स हो जाते हैं तो बच्चे को एकदम से बर्डन नहीं आता है, वो अपने लेवल पे एक एक स्टेप को पूरा कर सकता है। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी यहाँ पर चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू अचीव द एजुकेशनल एम्स इन केस दीज एम्स हैव नॉट बीन अचीव्ड। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एजुकेशनल एम्स को प्राप्त करने के लिए अगर ये एम्स जो है अचीव नहीं हुए हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है वैसे। तो अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होगी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आईसीटी हो गया, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। जब आपके एजुकेशनल एम्स आपके नॉर्मल पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, आप उसको असिस्ट करने के लिए बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग क्या होती है, इस पर क्वेश्चन है बेसिकली, इसको डिफाइन करना है आपको। इट इन्वॉल्व्स टीम्स ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज. It is a way out to manage with the shortage of teachers, encourage healthy competition among teams of teachers in schools, involve small teams of students as per their ability. तो बेसिकली यहाँ पर आप कर क्या रहे होते हैं, देखिए टीम टीचिंग में एक ग्रुप ऑफ टीचर्स जो है पूरी क्लास को टीच करते हैं। सपोज एक से भले 2 वाली बात यहाँ पर होती है, जैसे कि आप एक ही क्लास में हैं, जैसे कि आपने ग्रुप्स बना दिए, फिर आप वहां पर 3 टीचर्स आ गए, एक एक टीचर 2-2 ग्रुप को देख रहा है। ग्रुप सपोज 3 से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आप वहां पर टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, आप एक्सपर्टाइज का यूज कर रहे हैं, विशेषज्ञता का यूज कर रहे होते हैं। तो टीम टीचिंग मतलब जब आप टीम में मिलकर एक पर्टिकुलर क्लास को या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आप टीच करते हैं, टीम में मिलकर, टीम ऑफ टीचर्स जब ऐसा करती हैं तो इसको हम टीम टीचिंग बोलते हैं। जैसे अगर सपोज एसएसटी के टीचर्स हैं, एसएसटी के एक टीचर को बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, तो वो 2 टीचर्स को और इन्वॉल्व कर सकता है अपने साथ, उनके फ्री पीरियड में या जैसे भी मैनेज करके टाइम को, एक पूरी क्लास को। तो उसमें क्या होता है कि एक नॉलेज अलग से शेयर भी होती है और उनकी विशेषज्ञता का जो 2 टीचर और है उसका यूज हो जाता है और एक कॉपरेशन की भावना भी यहाँ पर डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए नहीं होता है, इट इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, एक तरह से ये कह सकते हैं, इनोवेटिव मेथड है टीचिंग का। हेल्दी कंपटीशन करते हैं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, और स्मॉल टीम ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द टीचिंग मेथड्स इन विच 2 or more टीचर्स मेक ए प्लान ऑफ द सब्जेक्ट कोऑपरेटिवली, कैरी इट आउट एंड ऑलवेज इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट्स ऑन द स्टूडेंट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया है कि क्या होता है, तो ये अगेन इसका आंसर आएगा टीम टीचिंग। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि क्वेश्चन आपको अदल बदल करके एक डिफरेंट सेंस, मतलब सेंस ऑलमोस्ट सेम होगी लेकिन आपको लैंग्वेज, भाषा और तो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि द टीचिंग मेथड इन विच 2 or more टीचर्स, 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लान बना रहे हैं सब्जेक्ट पर अपने, एंड कैरी इट आउट एंड ऑलवेज इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स पीरियोडिकली। तो देख रहे हैं किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को और किस तरह से इसके इफेक्ट्स होंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको देख रहे हैं। तो ये भी एक तरह की टीम टीचिंग है। So guys, this was the video for today. I hope you like it and thank you for watching the Zorawar classes.